नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इमरान खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस से भिड़ गए समर्थक, लाहौर की रैली में हंगामा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में इस समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके निवास पर पहुंच गई है, लेकिन समर्थकों ने भारी भीड़ जुटा बवाल काटना शुरू कर दिया। वो सभी लाठी डंडे लेकर पुलिस के सामने खड़े हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान पर एक महिला जज को धमकाने और तोशखाना मामले में अदालत के समक्ष पेश होने को लेकर 2 और गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसी वजह से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लंबे समय से अटक रही है। कल तो दोस्तों हेलीकॉप्टर के जरिए ही इस्लामाबाद पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से इमरान अपने घर से भी निकल गए और सीधे एक रैली को संबोधित करने चले गए। समर्थकों के हुजूम के बीच पूर्व पीएम को पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। अब मंगलवार को फिर पुलिस उसी कोशिश में है। इमरान को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन समर्थकों ने पुलिस के रास्ते को रोक रखा है। कई नौजवान हाथ में लाठी डंडे लेकर अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हो गए हैं। इस समर्थन पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर कोई भी पुलिस का जवान घायल होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। इस समय दोनों पुलिस और समर्थक आमने सामने खड़े हैं। बड़ी हिंसा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में जिला अदालत के सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी दी थी। इमरान खान ने महिला जज जेबा चौधरी को धमकी भरे लहजे में उन्हें देख लेने को कहा था। इसी केस में उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश, पीएफआई के खिलाफ एनआईए की पहली चार्जशीट। जी हां दोस्तों, भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बैन कर रखा है, लेकिन जमीन पर कई राज्यों से उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही है। उसे फंडिंग भी लगातार मिल रही है। इसी बीच खबर आई थी कि पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वो मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। अब उसी मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। पीएफआई के ही 2 सदस्यों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में पीएफआई ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस साजिश के तहत अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश थी। इसके साथ मुस्लिम युवाओं का माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें हथियारों में ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब कर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने मोहम्मद आसिफ और सादिक सरफ को आरोपी बनाया है। ये दोनों ही आरोपी न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि ट्रेनिंग कैंप भी लगातार आयोजित करवा रहे थे। दोस्तों, इनका सिर्फ एक ही काम था, मुस्लिम युवाओं में ये डर पैदा कर देना कि इस्लाम खतरे में है। उस डर के जरिए ही ये अपनी दुकान चलाना चाहते थे, देश को बांटने की तैयारी कर रहे थे। उसी कड़ी में 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात भी की जा रही थी, लेकिन एनआईए ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भीड़ को एंटी इंडिया बताने पर भड़के पंकज कपूर, चुप्पी तोड़ते हुए बोले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भीड़ को एंटी इंडिया बताने पर पंकज कपूर भड़क गए हैं। दरअसल दोस्तों, भीड़ फिल्म में दिग्गज एक्टर पंकज कपूर का एक अहम किरदार है। लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों की तकलीफ को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। अनुभव सिन्हा की इस फिल्म का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने टीजर की तारीफ की तो कई ने भारत विरोधी करार दिया। भीड़ को इस तरह का टेक दिए जाने पर पंकज ने निराशा जताई और कहा कि किसी भी तरह की राय बनाने से पहले फिल्म देखिए। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में पंकज कपूर ने कहा कि आपको एहसास होना चाहिए कि जो समाज में है वही फिल्म में दिखेंगे। बारिश की एक बूंद से पहले ही लोग मानसून की घोषणा कर देते हैं। हम इतने अधीर हैं कि धीरज रखने की बजाय या उस पर चिंतन करने की बजाय हम बंदूक उछाल देते हैं। पंकज कपूर ने आगे कहा कि आप राय दे सकते हैं, लेकिन पहले फिल्म देखिए। आपको नैरेटिव समझने के लिए फिल्म देखनी होगी। ये हास्यास्पद है कि आपने एक टीजर देखा और कहने लगे कि पॉलिटिकल फिल्म है। ये एक एनालिटिकल फिल्म है जो हमारे समाज की मानसिकता के बारे में बात करती है। हम कैसे सोचते हैं, हम किसी हालात में कैसे दिखते हैं। अनुभव ने एक उदाहरण लिया और इसके इर्द गिर्द कहानी रची। फिल्म अच्छा बुरा या बदसूरत नहीं कह रही है, बल्कि ये फिल्म दिखाती है कि दिमाग कैसे काम करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
ऑस्कर में पहली बार भारत का ऐसा जलवा, 3 नॉमिनेशन 2 अवार्ड, एक प्रेजेंटेटर, हम पर फोकस बढ़ाना, क्यों फीके पड़ते ऑस्कर की है मजबूरी। जी हां दोस्तों, सोमवार की सुबह ऑस्कर सेरेमनी से ऐसी खबर आई कि पूरा देश नाटू नाटू कर रहा है। इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में भारत ने 3 नॉमिनेशन दिए थे और दीपिका पादुकोण को खास प्रेजेंटेटर के तौर पर बुलाया गया था। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड जीता। द एलिफेंट व्हिस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म ऑल दैट ब्रीफ रेस से बाहर हो गई। इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स में एशियाई देशों के नॉमिनेशन की खूब चर्चा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्कर 2023 में एशियन ओरिजिन के 4 एक्टर्स नॉमिनेट हुए हैं। करीब 94 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले 2004 में एशियन ओरिजिन के 3 एक्टर्स नॉमिनेट हुए थे। इसके अलावा पहली बार ऑस्कर में किसी एशियन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये खिताब मलेशिया चीन मूल की मिशेल शियाओहो को फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला। ऑस्कर में बतौर एक्ट्रेस नॉमिनेट होने वाली वो दूसरी एशियाई महिला है। इससे पहले 1936 में भारतीय मूल की एक्ट्रेस मर्ली ओबेरॉन नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड नहीं जीत सकी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरएसएस ने कहा शादी सिर्फ अपोजिट सेक्स वालों में संभव। होस्ट बोले हम सेम सेक्स मैरिज पर सरकार के नजरिए से सहमत। जी हां दोस्तों, पानीपत में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस्ट बोले ने सेम जेंडर मैरिज पर केंद्र सरकार के नजरिए का समर्थन किया है। होस्ट बोले ने कहा है कि शादी सिर्फ अपोजिट जेंडर वालों के बीच हो सकती है। 12 मार्च को शुरू हुई सभा की 3 दिन की बैठक के आखिरी दिन मंगलवार को दत्तात्रेय होस्ट बोले ने पत्रकारों से बातचीत की। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS आरएसएस की सबसे बड़ी और अहम इकाई है, जिसे संघ का थिंक टैंक भी कहा जाता है। संघ से जुड़े सारे अहम फैसले और रणनीति इसी में बनती है। दोस्तों पानीपत में हुई सभा की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। सरकार्यवाहक होस्ट बोले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लंदन में दी गई स्पीच पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। आरएसएस की सच्चाई हर कोई जानता है, फिर भी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली बोले 40-50 रन से खुश होने वाला इंसान नहीं, टीम के लिए बड़ा स्कोर ना कर पाना खाए जा रहा था, अब टेंशन नहीं। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 186 रन की पारी ने विराट कोहली को काफी राहत दी है। विराट ने कहा है कि वे 40-50 रन से खुश होने वाले इंसान नहीं है। वो जानते हैं कि 150 रन बनाकर टीम की मदद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाना उन्हें खाया जा रहा था। हालांकि इस पारी के बाद वे काफी संतुष्ट हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाते वक्त उन्हें कोई तनाव नहीं रहेगा। विराट ने यह बातें एक वीडियो में कही, जिसे BCCI ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। वीडियो में कोच राहुल द्रविड़ भी हैं। द्रविड़ ने कहा कि वह भी यही सोचते थे कि उनके हेड कोच रहते हुए विराट सेंचुरी बनाए और ड्रेसिंग रूम में वह इस लम्हे का लुत्फ उठाए। दोस्तों विराट कोहली ने बातचीत में कहा कि मैंने अपने लिए मुश्किलों को खड़ा होने दिया, ये मेरी अपनी गलतियों के चलते हुआ। एक बल्लेबाज के तौर पर 3 फिगर मार्क तक पहुंचना आप पर हावी हो जाता है, ये मेरे साथ भी कुछ हद तक हुआ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो 40-50 रन में खुश हो जाए, जबकि मैं जानता हूं कि 150 रन बनाकर अपनी टीम की मदद कर सकता हूं। टीम के लिए बड़ा स्कोर नहीं कर पाना मुझे खाया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से देश में हुई तीसरी मौत, गुजरात के वडोदरा में महिला की गई जान। जी हां दोस्तों, हरियाणा कर्नाटक के बाद अब H3N2 वायरस से गुजरात में पहली मौत का मामला सामने आया है। राज्य के वडोदरा में एक महिला की मौत इस घातक वायरस से हुई है। 58 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार वह हाइपरटेंशन की मरीज थी और वेंटिलेटर पर थी, साथ ही उसे पहले से भी कई बीमारियां थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें एक व्यक्ति की मौत हरियाणा और दूसरे की कर्नाटक में हुई थी। वहीं ताज़ा मामले में वडोदरा में H3N2 वायरस से हुई मरीज की मौत की जांच के लिए सैंपल अहमदाबाद भेज दिए गए हैं, जहां इस मामले की गहन जांच की जा रही है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों में इन्फ्लुएंजा के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और डॉक्टर इससे बचने के उपाय सुझा रहे हैं। वहीं सरकार भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भूखे भजन न होए गोपाला, कंगाली में युवाओं का हो रहा मुल्क से मोह भंग, 67% छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान काफी दिनों से बाढ़, आर्थिक संकट, महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में रहने वाले युवा वर्ग मुल्क छोड़ने की इच्छा तक जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान छोड़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं की पहले यह संख्या 62% बताई गई थी, लेकिन अब ताजा सर्वे में यह आंकड़ा बढ़कर 67
62% तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी से जूझ रहे पढ़े लिखे युवाओं का आंकड़ा भी 31% है, जो कि पाकिस्तान की बजाय दूसरे मुल्क में जाने की इच्छा रख रहा है। फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे की माने तो पहले सर्वे में मुल्क छोड़ने वालों के आंकड़े में सबसे ज्यादा 15 से 24 साल के युवाओं ने इच्छा जाहिर की थी। उस समय यह आंकड़ा 62% रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अब हालात को और बिगड़ते चले जाने के बाद बढ़कर 67% पहुंच गया है। इस तरह के सर्वे से अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी आबादी, खासकर युवा और पढ़े लिखे युवा, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते हैं। वह देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होना ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि युवाओं की इतनी बड़ी आबादी का मुल्क की वफादारी से मोह भंग हो गया है।